दोस्तों नमस्कार। आपका पुनः हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, अलग अलग ओपिनियंस दिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उनमें से कुछ लोगों ने, जैसे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने कहा कि ये हमारे लॉन्ग टर्म विजन और ड्रीम का रिफ्लेक्शन है। दूसरी तरफ के एम मुंशी ने कहा कि ये हमारे संविधान की जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद बात करें तो ठाकुरदास भार्गवा वो कहते हैं कि ये संविधान का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, सबसे प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर प्रियम्बल। इसके बाद कुछ विदेशी ऑथर की बात करें तो उसमें सबसे बेहतरीन जो संज्ञा दी है उन्होंने, उनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। उन्होंने कहा है कि प्रियम्बल इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। की नोट है ये, यानी संविधान की कुंजी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि कुंजी है, जिससे उसकी चाबी है। अगर संविधान को जानना चाहते हैं तो उसकी चाबी प्रस्तावना में निहित है। इसके अलावा अगर हम बात करें भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो उन्होंने तो इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दे दी। तो आप देखिए कि प्रस्तावना के बारे में अलग अलग राय, अलग अलग विचार हैं। उसको आज हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें। इसमें हम लोग आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जानेंगे प्रस्तावना के बारे में, और इससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, वो कुछ हम लोग सवाल लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है प्रियम्बल को, कैसे चीजों को समझना है। क्वेश्चंस जो है एप्लीकेशन है, अप्लाइड पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा, ताकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख सकें प्रस्तावना की। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, ये है आपका प्रस्तावना, जो We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give it to ourselves the Constitution. हम संविधान को अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं और इसे लागू करते हैं, इनैक्ट करते हैं। ये आपकी प्रस्तावना है जो बेस्ड है, नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946, उसी के आधार पे आप कह सकते हैं कि उसी का एक अब्रिज्ड वर्जन है, उसी का एक समरी है, या पूरी संविधान की ही समरी हम इसे कहते हैं। तो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव आपको ध्यान में रखना है, जिसके बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946, और उसी के बेसिस पे ये प्रियम्बल है, आपका प्रस्तावना उसी के तहत है। इसमें हम लोग चीजों को समझते हैं, जानते हैं कि इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, इसके अभिप्राय क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, उन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वी द पीपल, हम भारत के लोग, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। हम भारत के लोग, कई बार हम लोग इसके मीनिंग को आ, समझ नहीं पाते हैं। आज इसको हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि वी द पीपल, इसका मीनिंग क्या है। अगर आपने प्रियम्बल में देखा होगा, तो प्रियम्बल में आपने देखा कि ये देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में लिखा है हियर बाय एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग अपने आप को, हम ये संविधान समर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, इसको हम लागू करते हैं। भारत के लोग, इसको बाकी सब पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, यहां से यहां तक जो भी लिखा हुआ है, यहां से यहां तक। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम भारत के लोग ही संविधान के निर्माता हैं। हमने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, हमारे ही लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग ही संप्रभु हैं, सोवरेन हैं,
और हमने खुद डिसाइड किया है कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी हो, हमारे अधिकार कैसे हो, राज्यों के कर्तव्य कैसे हो, ड्यूटीज ऑफ स्टेट क्या हो, राइट्स ऑफ पीपल क्या हो और पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा हो, ये हमने मिलके खुद डिसाइड किया है। यानी सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी आप कह सकते हैं इसको हम लोग सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत जनता है, सत्ता का स्रोत जनता है। और सिग्निफाइज दैट पीपल आर सोवरेन, यानी संप्रभु कौन है? वास्तविक रूप में अगर संप्रभु की, संप्रभुता की बात करें तो जनता है, जनता संप्रभु है। यहाँ की जनता किसी एक्सटर्नल बाह्य कंट्रोल में नहीं है। इसने स्वयं तय किया है कि हम इस संविधान को बनाएंगे, रूल ऑफ लॉ जो सबसे हाईएस्ट लॉ है, और उसी कानून को हम पालन करेंगे। इस देश को हम ये संविधान देते हैं और इसी संविधान, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एवरीथिंग विल बी एडमिनिस्टर्ड, द रूल ऑफ लॉ, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग, अब एक्चुअल में इसके मीनिंग को अगर देखते हैं कि क्या हम भारत के लोगों ने बैठ के ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, तो सीधा आंसर आप कहेंगे तो नहीं है, और दूसरी तरफ हाँ भी है। नहीं, क्योंकि सभी पूरे जनसंख्या 30-35 करोड़ जनसंख्या एक साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कराया। रिप्रेजेंटेटिव्स, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो मेंबर्स आए थे, जो राज्य विधानमंडल थे, स्टेट लेजिस्लेचर, वहां से जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए और उन लोगों ने ही मिलके संविधान को बनाया। तो अगर आप कहें, अगर ध्यान से देखें तो जनता स्वयं नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि, जनता ने प्रतिनिधियों को चुना और उनके प्रतिनिधियों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ और उन लोगों ने बैठ के आपस में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। काफी डिबेट्स, डिस्कशन के बाद 2 years 11 months एंड 18 days, मल्टीपल डिस्कशंस, मल्टीपल डिबेट्स, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और लागू कर दिया। तो वी द पीपल का मतलब है, वी द पीपल, संप्रभुता जनता के पास है। जनता ने स्वयं इस कानून का निर्माण किया है। रूल ऑफ लॉ जनता ने बनाया, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, और उसी के अकॉर्डिंग शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, सब कुछ उसी के तहत होगा, यानी जनता संप्रभु है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सोवरेन, सोवरेन का मीनिंग, एक मीनिंग जैसे अभी आप समझ गए होंगे कि सोवरेनिटी जो है जनता के पास है, जनता सोवरेन है एक्चुअली। यानी हमारे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सोवरेन नहीं है। वो सोवरेन किस चीज में है? लॉ मेकिंग में। इन द फील्ड ऑफ लॉ मेकिंग दे आर सोवरेन, दे कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट, लेकिन उनको कहाँ रहना है? संविधान के दायरे में रह के। अंडर द लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन मेक फ्रेम एनी लॉ, और संविधान के अनुरूप ही काम करना है। तो अल्टीमेट सोवरेनिटी जो है जनता के पास है। पीपल ऑफ दिस कंट्री, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, बाह्य कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम पे किसी दूसरे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थोपा गया है। हमने अपना रूल्स, हमने अपने नियम्स खुद बनाए हैं। हम ब्रिटिश, जो हमारी शासन व्यवस्था थी, हम ब्रिटिश के अंदर का अधीन थे। उस टाइम पे हम सोवरेन नहीं थे, क्योंकि जनता का कुछ भी नहीं था उस टाइम। जनता ना तो कानून बनाने में शामिल हो पाती थी, ना ही टैक्स कितने लगाए जाएंगे, लगान कितनी लगाई जाएगी, कौन सी नीतियों को लाया जाएगा, कौन लोग हमारे प्रतिनिधि होंगे। बहुत लिमिटेड फॉर्म में सोवरेनिटी, ग्रेजुअली जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट आप पढ़ते हैं तो धीरे 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 जनता के पास सत्ता आती है। पूरी तरह से सोवरेन नहीं थी, क्योंकि हम कंट्रोल होते थे ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। हम लोग ब्रिटिश के अंडर थे, ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर थे, तो हम पूरी तरह से सोवरेन नहीं थे। जब ब्रिटिश यहां से चले गए तो जनता फ्री हो गई, हमारी जनता फ्री हो गई अपने लिए कानून बनाने के लिए, अपने लोगों के माध्यम से रूल करने के लिए। गवर्नेंस जो होगा अपने लोगों के द्वारा होगा। तो हमने अपना खुद का संविधान बनाया। टू चूज एनी पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हम लोग चुन सकते थे। हमने चुना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, संसदीय व्यवस्था को चुना हमने, संसदीय लोकतंत्र। फॉरेन पॉलिसी हमारा इंडिपेंडेंट होगा। अभी आप लोगों ने रिसेंटली एग्जाम्पल देखा होगा कि बहुत ज्यादा दबाव था भारत के ऊपर कि रसिया के साथ हम ऑयल नहीं खरीदें, और उसमें जवाब ये आया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन एंड वी आर फ्री टू डिसाइड अबाउट आवर फॉरेन पॉलिसी।
हम अपनी विदेश नीति खुद स्वयं तय करेंगे, क्योंकि हम एक सोवरेन नेशन है। हम यूएस या चाइना या किसी अन्य देश के दबाव में हम नहीं आएंगे। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा, जो हमारे राष्ट्र हित में होगा, वो हम कदम उठाएंगे। और इसके लिए हम पूरी तरह से सोवरेन है, पूरी तरह से हमारे पास पावर है। सोवरेन का मतलब होता है यू आर ऑल पावरफुल टू चूज योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टू मेक लॉज, और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से करेंगे आप। किसी बाह्य भाग को अपने देश में शामिल करेंगे या किसी भाग को दूसरे देश को सौंप देंगे। ये भी आप सोवरेन नेशन, एज ए सोवरेन नेशन आप कर सकते हैं, जैसे हमने किया बांग्लादेश के साथ। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कई सारे गांवों को हमने एक्सचेंज किया आपस में। कुछ जमीन हमने बांग्लादेश से लिए, ऑनक्लेव्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑनक्लेव्स विद इन ऑनक्लेव्स का कॉन्सेप्ट था उस टाइम। तो कुछ लैंड हमने बांग्लादेश से लिए और कुछ हमने बांग्लादेश को दिए भी। तो ऑल विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हम किसी भूभाग को, लैंड को किसी कंट्री को दे सकते हैं, और किसी कंट्री से हम ले भी सकते हैं। सिक्किम का आप एग्जाम्पल देखेंगे कि सिक्किम हमारे कंट्री का पार्ट बना 1975 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो एक नया पार्ट जुड़ा, तो हम उसके लिए फ्री हैं। अगर वहां के लोग चाह रहे थे, सिक्किम की जनता चाह रही थी कि वो भारत में मिले, तो हम सोवरेन नेशन है, हम उसको अपने अंदर हम अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। तो सोवरेनिटी का यही मोटे तौर पे मीनिंग है। नेक्स्ट, सोवरेन के बाद है सोशलिस्ट। अलग अलग टर्म्स को हम लोग देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको पहले हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सोशलिस्ट समाजवादी, समाजवादी। और सोवरेनिटी था संप्रभुता, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। समाजवादी, समाजवादी तत्व जो है, हमारी भारतीय समाजवाद थोड़ी सी अलग है, भिन्न है अन्य समाजवाद से। जैसे यूएसएसआर की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, हमारे यहाँ सोशलिज्म का मीनिंग है गरीबी दूर करना, जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको भी सोशल इंक्लूजन, उनको एक साथ लेके चलना, बैकवर्ड और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समान अवसर देना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक जगह नहीं हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इसको एंश्योर करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमारे यहाँ है, जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो सरकार ने रेट तय की है कि 0 से 12 लाख तक जिसका इनकम है उससे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, 12 से ऊपर जिनका इनकम होगा उन्हीं से हम टैक्स लेंगे अलग अलग रेट में। यानी जो ज्यादा कमाएंगे उनसे ज्यादा टैक्स, जो कम कमाते हैं उनसे कम टैक्स या 0 टैक्स। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और उस टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? भारत के कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में, भारत की जो निधि है, संचित निधि, उसमें वो पैसा जाता है। और उस धन का उपयोग किस लिए होगा? वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के कल्याण में, लोगों के वेलफेयर में, लोगों की भलाई में, गरीबी दूर करने के लिए। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा है, इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, फूड रेशन वाला जो राइट टू फूड, जिसमें हम लोग बीपीएल फैमिलीज को कम कीमत पे या फ्री में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराते हैं। ये सब चीजें सरकार करेगी। वो पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्सेशन से, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जो टोल लेते हैं, सेस लेते हैं, ये सारी चीजें सरकार सर्विसेज देती है, उसके बदले में पैसा सारे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। और उससे हम क्या करते हैं? वेलफेयर, कंट्री का वेलफेयर करते हैं, लोगों का वेलफेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो लास्ट पर्सन जो है, जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, अंत्योदया का जो कॉन्सेप्ट गांधी जी का है, उसको हेल्प करें, उसके टीयर्स को हम पोछे, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक बेहतर समाज में रह रहे हैं। यानी सोशल जस्टिस की बात है। आर्टिकल 38 एंड 39 ऑफ द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जो कहता है कि आप रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट तरीके से करेंगे, जस्टिफाइड वे में करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है वो। जमींदारी उन्मूलन की बात होती है 39 में, यानी अबोलिशन ऑफ जमींदारी, जिसमें लैंड सीलिंग, हदबंदी कानून, जिसमें एक व्यक्ति के पास एक निश्चित सीमा तक ही जमीन रह सकती है, उसके ऊपर अगर जमीन है तो सरकार ले लेगी, और लोगों जो भूमिहीन है, लैंडलेस है, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओवरऑल रीडिस्ट्रीब्यूशन, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा नहीं हो, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा असमानता नहीं हो, गरीब अमीर के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो, इसके लिए प्रयास करना, ये हमारा समाजवाद है, जो डीपीएसपी के बहुत सारे प्रावधानों में आपको देखने को मिलता है।
समाजवाद के पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे समाजवाद, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, जस्टिस, न्याय, इन सब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। डिटेल में वीडियो है, काफ़ी आसान भाषा में मैंने कोशिश की है आपको समझाने का। तो वहाँ जाके आप डिटेल में देख लेंगे तो सोशलिस्ट और आपको ये जानकारी बेहतर हो जाएगी। हमारे चैनल का यही प्रयास है कि हम पॉलिटी को जितना से जितना सरल हो सके, जितना से जितना आसान हो सके, आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी ला सकें, उसी के लिए एक ये प्रयास है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्युलर, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का भारतीय कॉन्टेक्स्ट में फिर से अलग मीनिंग है कि हमारे राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता, इसको हम लोग बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता यानी इधर अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे तो ये मुस्लिम, कैथलिक, एथीस्ट, सब तरह के सभी धर्मों को समान अधिकार हैं। सभी धर्मों को राज्य इक्वल ट्रीट करेगी, सबको समान ट्रीट करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। रिलीजन के आधार पे सेंसिटिव रहेगी सरकार, कानून बनाने में भी, और उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगी। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो जितने भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में आप जहां भी देख लीजिए, वो सबों को अवेलेबल है। वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, चाहे समानता की बात कर ले, इक्वालिटी की बात कर ले, इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल रिलीजन्स। और खास करके 1516 में तो स्पेसिफिकली लिख दिया गया है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। उसमें धर्म की विशेष रूप से बात है। 16 में भी वही बात है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 1516 में एक्सप्लिसिट तरीके से लिखा हुआ है। बाकी 14 वगैरह में आप देखेंगे, राइट टू इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ। तो कानून के नजर में सब लोग समान है, यानी सभी धर्मों के लोग एक समान है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, कोई भी अपराध करे, सजा सबके लिए सेम है। स्वतंत्रता और लिबर्टी वाली जो 1920-21 है, उसमें भी कहीं भी वो सबों के लिए उपलब्ध है। सभी नागरिक, गैर नागरिक, सबों के लिए वो अधिकार उपलब्ध है। विशेष रूप से अगर आप देखें 25 से 28 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, जहां पे राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, कोई भी कर नहीं लगाएगा जिससे पार्टिकुलर एक धर्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो पूरा सेक्युलर प्रिंसिपल आपका मौलिक अधिकार में 25 से 28, 29, 30 भी आप कह सकते हैं, जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं, स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, जहां पे वो अपने धर्म से संबंधित जो कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन टेक्स्ट है, उसके लिए संस्था खोल सकते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं अपनी भाषा में और अपने धार्मिक ग्रंथों को। तो इस तरह की आजादी आपको मौलिक अधिकार में भी दी जाती है, जो हमारे देश को सेक्युलर बनाता है। ये सारे प्रावधान हमारे कंट्री को सेक्युलर बनाता है, पंथ निरपेक्ष बनाता है। डीपीएसपी में बात करें तो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये भी एक प्रिंसिपल जो है, आप कह सकते हैं कि हमारे देश को सेक्युलर बनाता है। संहिता, समान नागरिक संहिता, वो कहता है कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही लॉ हो, एक ही कानून हो। और सिविल मामले में, क्रिमिनल मामले में तो अचीव हमने कर लिया है कि सबके लिए एक ही कानून है। सिविल वाले मामले जैसे आपका जमीन का जो मामला है, प्रॉपर्टी का जो मामला है, एडॉप्शन का मामला है, गोद लेने वाला जो मामला है, शादी ब्याह, डिवोर्स, ये सब चीजों से मामला है, ये अलग धर्मों में अलग अलग है। इसमें के लिए समानता होनी चाहिए, सबको हम एक सिविल कोड के अंदर लेके आए। तो ये भी क्या कहता है कि सेक्युलर प्रिंसिपल है, यानी धर्म के आधार पे कोई भी कानून नहीं चलेगा। लोगों के द्वारा जो लॉजिकल डिबेट और डिस्कशन से जो कानून आया है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए कानून के से ही सब लोग उसी अम्ब्रेला के अंदर आएंगे। किसी का अपना कोई कानून नहीं होगा, किसी धर्म के लिए अलग कानून नहीं होगा। अभी आज की डेट में है अलग अलग कानून है सिविल मामले में, उसी में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात हो रही है। ये भी एक सेक्युलर प्रिंसिपल है, जो कि डायरेक्शन है स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है जनता की भागीदारी। आप देख रहे हैं फोटो में, वोट देने के बाद ये सिंबल, मार्क ऑफ सेलिब्रेशन। डेमोक्रेसी में हम वोटिंग को सेलिब्रेट करते हैं, जनतंत्र के पर्व को कहा जाता है हमें। जब हमारा वोटिंग का टाइम आता है तो हम वोट देते हैं। आपके वोटिंग राइट्स हैं, आपके पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स है।
आप बढ़ चढ़ के जितना बेहतर तरीके से, जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेहतर आपका जनतंत्र होगा, उतना बेहतर आप अपने लिए सरकार चुनेंगे। और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो आपका वोटिंग राइट्स, जो आपका आर्टिकल 326 में दिया हुआ है। 326 में 18 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति हैं और जो नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार कानूनी तौर पे दिया जाएगा। इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आएगा और वो वोट दे सकते हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन गवर्नेंस, लोगों का ऐसे एक जो परिभाषा है लिंकन साहब ने दिया है कि by the people, for the people and of the people. Democracy is by the people, for the people and of the people. लोगों का लोगों के लिए, लोगों का शासन है, लोगों के लिए शासन है, लोगों के द्वारा शासन है। इसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी जनता की भागीदारी सरकार में, गवर्नेंस में। तो समय समय पे 5-5 साल में हम भागीदारी करते हैं, चुनाव करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रतिनिधियों के द्वारा शासन, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। रिपब्लिक, ये प्रेसिडेंट हाउस, इसलिए मैंने रखा है कि रिपब्लिक जैसे ही आए आप प्रेसिडेंट को, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, इलेक्टेड पर्सन होगा। वो किसी वंश का, किसी हेरिडेटरी बेसिस पे नहीं होगा, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का, किसी पर्टिकुलर कास्ट का या किसी वंश का, रेस का नहीं होगा। वो सबों के लिए ओपन होगा, ओपन फॉर एवरी सिटीजन हु फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। जो कुछ क्राइटेरिया शर्त को पूरा करेंगे उन सभी नागरिकों के लिए पब्लिक ऑफिसेज खुले हुए हैं। इवन हाईएस्ट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। किसी विशेष वर्ग के लिए वो रिजर्व नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट चुने हुए व्यक्ति हैं, ऑल्दो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। सभी देश के चुने हुए लोकसभा राज्यसभा के सांसद, एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा और एमएलए ऑफ विधानसभा, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में और राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसके कंपैरिजन में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंपैरिजन मोनार्की से होता है, जो यूएस में है, यूके में है, सॉरी, यूके में मोनार्क है जो एक पर्टिकुलर वंश का है, एक डायनेस्टी का है। उस राजा का बेटा ही राजा होगा, राजा की बिटिया ही महारानी होगी। उस तरह के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो डेमोक्रेसी तो यूके में है, लेकिन वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो आपका मोनार्क है, किंग है, महारानी है। तो वो मोनार्की है। रिपब्लिकन, वहां पे रिपब्लिकनिज्म नहीं है, डेमोक्रेसी है बट रिपब्लिक नहीं है। हमारे यहाँ रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेसी भी है, यानी हाईएस्ट पोस्ट भी ओपन टू ऑल सिटीजन्स है, जो 35 वर्ष के हैं, भारतीय नागरिक हैं और लोकसभा में सदस्य बनने योग्य है। यह है राष्ट्रपति बनने होती योग्यता। इस योग्यता को जो भी, इस क्वालिफिकेशन को जो भी पूरा करते हैं, 35 इयर्स ऑफ एज, इंडियन सिटीजन एंड एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका राज्य की प्रकृति वाली बात खत्म हो गई। अब हम अपने समाज, अभी जो जितने भी हमने देखे, ये आपके स्टेट कैसा होगा। तो स्टेट में हम, सेक्युलर स्टेट जो है वो सेक्युलर प्रिंसिपल पे काम करेगा, सोशलिज्म को प्रमोट करेगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिकन नेचर होगा उसका। अब क्या कह रहा है कि लोगों के बीच ये राज्य क्या प्रयास करेगा कि लोगों के बीच कौन से सिद्धांत, कौन से प्रिंसिपल्स को हम लोग अचीव करें, कौन से गोल, टारगेट को अचीव किया जाए। लोगों के बीच समाज में किस तरह के समाज की आप कल्पना करते हैं, किस प्रिंसिपल पे आधारित होगा, किस सिद्धांत पे हमारा समाज बनेगा। तो उसकी बात अब हो रही है। कहता है कि जस्टिस के आधार पे होगा, यानी समाज में न्याय सुनिश्चित करना है, हमें जस्टिस एंश्योर करना है अपने सोसाइटी में। तो कैसे, किस किस जस्टिस की बात करता है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस का मतलब वही है जो हमने सोशलिज्म की बात की कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं आपको, उनको आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दें, वीकर सेक्शंस को आप आगे लेके आए। आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो बैकवर्ड कास्ट हैं,
उनके आप एजुकेशनल एंड सोशल वेलबींग के लिए गवर्नमेंट स्टेप उठाएगी, तो जस्टिस के लिए हाँ आप कह सकते हैं कि 46 डायरेक्टली डायरेक्ट करता है। मौलिक अधिकार में हमने विमेन, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, SC ST, OBC, इन सबको हमने इन सब के लिए हमने विशेष प्रावधान किया है ताकि ये लोग भी मुख्य धारा में शामिल हो सके, मेन स्ट्रीम में आ सके, इनको एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। जो हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, अब आने वाले समय में हमारे आज़ाद देश में जब संविधान का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, तो उनको जस्टिस मिले, तो उसके आधार पर उनको हमने आरक्षण दिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इकोनॉमिक अनइक्वालिटी जो भी है उसको हम रिमूव करें इकोनॉमिक फील्ड में, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, गरीब अमीर के बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं हो, सबको एक इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दें, पुअर और रिच के बीच का गैप कम करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकें, तभी आपका जस्टिस होगा, तभी आप जस्टिस इंश्योर कर सकते हो। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, लेबर का वेलफेयर कीजिए, लेबर का कल्याण कीजिए, जो वर्किंग क्लास है उसके लिए बेहतर सुविधा दीजिए, और जो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको रिवार्ड भी ज़्यादा मिले, तभी आप कह सकते हैं कि जस्टिस होगा। वैसे ये जो जस्टिस, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसका जो आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी के अंतर्गत जरूर देखें, उसमें हमने जस्टिस की भी बात की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिबर्टी स्वतंत्रता। लिबर्टी स्वतंत्रता, इसमें कई सारी बातें कही गई हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी व्यक्तिगत रूप से आपकी स्वतंत्रता, आपके निजी जीवन में आपको स्वतंत्र है कि जो मर्जी आपको करना है कीजिए, आपको जो मर्जी करियर चुनना है वो चुनिए, जो मर्जी कॉलेज में पढ़ जाना है उस कॉलेज को चुनिए, आपको PA करना है, MA करना है, PhD करना है, आर्टिस्ट बनना है, म्यूजिशियन बनना है, फिल्म बनाना है, पूरी तरह से आपको आज़ादी है। आप अपने लाइफ पार्टनर को किसको चुनना है, आप किससे शादी करना चाहते हैं, ये सब की आज़ादी है अपने जीवन में। इवन LGBTQ के जो राइट्स हैं वो भी आर्टिकल 21 इंडिविजुअल लिबर्टी के तहत आपको हर चीज़ है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपके पास मल्टीपल चॉइस है, उसमें जीवन के हर एक पड़ाव पे आपके पास चॉइस है, कई सारे चॉइसेस हैं, और सरकार का एम होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की चॉइसेस बढ़े, मार्केट में कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, और जनता जो है फ्री हो किसी भी प्रोडक्ट को चुनने में। ये भी एक तरह से लिबर्टी ही है, लिबरल प्रिंसिपल पे आधारित है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, और राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये भी आर्टिकल 21 में है। और भी बहुत सारे फ्रीडम दिए गए हैं आपको आर्टिकल 19 के तहत, जिसमें आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स, कहीं भी भारत में आने जाने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी स्वतंत्रता, लिबर्टी जो है कॉन्सेप्ट, आप कह सकते हैं कि फ्रीडम, आपको बहुत सारी फ्रीडम मिली हुई है 1921। इवन रिलीजियस फ्रीडम को आप काउंट कर सकते हैं। यू आर एट योर लिबर्टी टू चूज एनी रिलीजन और रिमेन अथीस्ट, आप अथीस्ट भी रह सकते हैं, किसी भी धर्म को आप नहीं माने, आप अपने कंसाइंस को माने, अपनी अंतरात्मा को ही भगवान माने और उसी के अनुसार चले, इसकी भी आज़ादी आपको देता है। चाहे आप किसी धर्म को मानने वाले हो या अथीस्ट हो, सरकार आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी, सबको एक समान दृष्टि से देखेगी, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारी आज़ादी, लिबर्टी, फ्रीडम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। प्रस्तावना में इसका सारांश है। इसके आगे है इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें समाज में इंश्योर करना है कि इक्वालिटी है। इक्वालिटी बहुत तरह की हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है प्रियम्बल में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस का मतलब क्या है? जो हमारे अगड़े और पिछड़े जातियों की जो बात होती है कि कुछ अगड़े पायदान पे हैं, कुछ हायर पेडेस्ट्रल पे हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, इसमें स्टेटस की बात होती है कि जो लोग पिछड़े पायदान पे हैं उनका स्टेटस कम आंका जाता है और जो लोग अपर कास्ट है उनका सोशल स्टेटस ज़्यादा हाई होता है। एंड दिस इज डिसाइडेड बाय योर बर्थ, कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ है, और इसी जन्म के आधार पे आपका सोशल स्टेटस भी तय हो जाता है। आपके इस जन्म में मेहनत, हार्ड वर्क, एफर्ट, इसके बेसिस पे आपका स्टेटस नहीं हो पाता है, क्योंकि जाति चेंज करने का अधिकार नहीं है आपको, आप अपनी जाति बदल नहीं सकते। आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, आप जिस जाति में है उसी जाति में रहेंगे। तो ये जो सोशल स्टेटस है,
इसमें आप इक्वालिटी की बात करें कि सबको समान हो, राज्य कभी भेदभाव नहीं करे, इसके जो सोशल स्टेटस में जो हायरार्की है इसको आप समाप्त करें, इक्वल फुटिंग पे लेके आए। ये एंश्योर करना, तो लीगल हम लोग फॉर्मल तो इक्वालिटी हम एंश्योर कर चुके हैं। आर्टिकल 14 में की बात करें, अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमने अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के साथ अबोलिश कर दिया है। अस्पृश्यता का अंत हो गया, उपाधियों का भी अंत कर दिया है, कोई भी अपने टाइटल में महाराजा, महाराजाधिराज, राय बहादुर ऐसे टाइटल नहीं लगा सकता है। आर्टिकल 18 के तहत सबको समान अवसर देने की बात है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, समानता का अवसर कहाँ है, सार्वजनिक नौकरियों में आपको समानता का अवसर है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, इसलिए क्या दे सकती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता का अवसर। लेकिन कुछ मामलों में सरकार की कोशिश होनी ही चाहिए कि जो भी रोजगार योग्य हैं उनको आप रोजगार की सुविधा दें, उनके स्किल को डेवलप करें, उनको एनहांसमेंट करें, उनके जितने भी वर्किंग स्किल्स हैं उसको आप बेहतर बनाएं ताकि वो रोजगार योग्य हो सके, प्राइवेट या सरकारी कहीं भी उनको रोजगार मिले। तो बेहतर रोजगार मिले, तभी आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी, इस सेंस में भी आप कह सकते हैं कि सबको रोजगार मिले, सरकारी नहीं लेकिन कहीं भी रोजगार तो मिले। तो समानता बहुत महत्वपूर्ण है, जहां अंबेडकर और नेहरू जी का मानना था कि हम डेमोक्रेसी उस देश में ला रहे हैं जिसका समाज असमानता के आधार पर बना हुआ है। वी आर ट्राइंग टू इम्पोज डेमोक्रेसी इन सच ए कंट्री विच इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी। और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल किस चीज पे बेसिस है, इक्वालिटी पे। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट और एक उसका मूल्य भी हो। लेकिन हमारे जाति में कोई किसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है और किसी को कम महत्व दिया जाता है। तो कैसे ये चैलेंज है कि हम लोग इसको ओवरकम कर सकें, ये हमारा गोल है, ये हमारे अचीव करने के लिए टारगेट दिया, सेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने कि हम इक्वालिटी को अचीव करें। आगे बढ़ते हैं। फ्रेटर्निटी, ये आप जैसे वो प्रेयर में याद होगा, बचपन में हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे, वी आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, वी आर सन ऑफ द सेम सॉइल। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, यानी हम लोग आपस में हमारा सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, भाईचारा बना रहे, हम सारे नागरिकों के बीच जो भारतीय होने का एक गर्व हो, सेंस ऑफ सिटीजनशिप, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल, हम लोग एक देश के नागरिक हैं, इसकी प्राथमिकता दें। उसके बाद ही हम किसी जाति के हैं या किसी धर्म के हैं या किसी रीजन से हैं, इस चीज का महत्व दें। नागरिकता के बोध से हम जुड़ जाएं, सार्वभौमिक जो नागरिकता है, यूनिवर्सल सिटीजनशिप, ये कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा अट्रैक्ट करे और हम एक दूसरे से, भारत के नागरिक होने के नाते हमारा आपस में बंधुत्व का संबंध है, हम भाईचारे के संबंध, यूनिटी, एकता के साथ हम रहेंगे और कोशिश करेंगे कि देश में यूनिफाइड रहे, यूनिटी रहे। और ये बहुत एसेंशियल है कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए फ्रेटर्निटी होना, भाईचारा होना, चाहे तमिल हो या तेलुगु हो या नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, ये सब पहले क्या है, भारत के नागरिक हैं। और जब ये सुनिश्चित कर देंगे कि भारतीय नागरिक होने का बोध सबसे पहला है, सबसे पहली आइडेंटिटी, सबसे पहली पहचान अगर आपकी है कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो आप फेलो जो बीइंग है उसको पहले आप देखेंगे कि हम तो एक ही सन ऑफ द सॉइल है, हम एक ही धरती के हैं, एक ही हमारा कल्चर है, एक ही जैसा हमारा देश है, एक ही देश, एक ही कानून, एक ही सब कुछ हमारा एक है, सेम है। तो हमारे अंदर यूनिटी, एकता की भावना ज्यादा बेहतर होगी, ना कि पहले हम बिहारी हैं या यूपी वाले हैं या फिर नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट के हैं। ये वाली फीलिंग से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप देश के नागरिक हैं, इसकी फीलिंग आपके अंदर हो, ताकि बंधुत्व की भावना प्रमोट हो। इससे आप यूनिटी ऑफ द नेशन को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी के बाद डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात कही गई है, जिसका बाद में इंटरप्रेट किया गया कि आपका राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार है, उसमें आपका डिग्निफाइड लिविंग, सम्मान के साथ जीवन, सम्मान के साथ जीवन जीना, यही जीवन है। अदरवाइज सिर्फ आप सांस ले रहे हैं तो जिंदा है वाली बात है।
वो ठीक नहीं है कि आप हाड़ मांस के हैं, ना खाने को वो भोजन है, ना पहनने को वस्त्र है, और सांस ले रहे हैं तो जिंदा है, राइट टू लाइफ को जी रहे हैं। नहीं, डिग्निटी क्या है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ सोशल में, सोसाइटी में आपका रेस्पेक्ट हो एज ए ह्यूमन बीइंग। आपके पास पहनने को कपड़े हो, रहने को छत हो, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए आप समर्थवान हो। अगर कोई आपका बच्चा या फैमिली में बीमार पड़े तो आप इलाज कराने के लिए भी समर्थवान हो। अदरवाइज आप किसी के सामने हाथ परोसते हैं, लाचारी जाहिर करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, आपकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डिग्निफाइड लिविंग हो, नॉट जस्ट लिविंग। तो फ्रेटर्निटी। अब इसमें लास्ट में जो दिया हुआ है कि एक तारीख दी हुई है, पहली वाली तारीख, ये वाली तारीख जो है आपको दी हुई है आपके प्रियम्बल में, जो हमने प्रियम्बल देखा कि 26 नवंबर को हम इसे अंगीकृत करते हैं, लागू करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करते हैं। 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम कंप्लीट हो गया, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। इसके बाद 26 नवंबर 1949 तक ये काम समाप्त हुआ। इसीलिए आज के डेट में हम 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्योंकि 26 नवंबर को कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर, प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, हमने अपने संविधान को लागू किया। कुछ प्रावधान 26 नवंबर को लागू हुए और पूरी तरह से जो लागू हुआ वो 26 नवंबर 1950। इस दिन को हमने स्पेशली चुना था कि आज़ादी के समय हमने 26 नवंबर 1930, इससे 20 साल पहले पहली बार आज़ादी मनाने का, तिरंगा फहराने का निर्णय लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो उसी दिन को याद करने के लिए, उसको रिमेंबर करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया और उसी दिन फिर हम रिपब्लिकन अपने आप को रिपब्लिक अपने आप को डिक्लेयर किए। अब हम आ जाते हैं कि कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है इसके प्रियम्बल के, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, अमेंडमेंट अलाउड और नॉट, अमेंडमेंट टू द प्रियम्बल। प्रस्तावना में संशोधन, संशोधन। तो इसके तहत 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। एक है बेरुबारी, बेरुबारी केस, बेरुबारी वाद 1960। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रियम्बल प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, संविधान से वो अलग है। तो 368 के तहत जो अमेंडमेंट का पावर देता है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, तो प्रियम्बल को कहा कि प्रियम्बल तो हिस्सा ही नहीं है। तो प्रियम्बल अगर भाग नहीं है तो फिर उसमें बदलाव कैसे संभव है? तो इस इंटरप्रिटेशन की वजह से, बेरुबारी केस की वजह से, इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, नहीं है। तो इससे थोड़ी सी परेशानी हुई। इसके बाद आता है आपका केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। बेसिक स्ट्रक्चर का जो आइडिया इसी केस से आया था, केशवानंद भारती केस 1973। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती में ही आया था। केशवानंद भारती ने कहा कि जो आपका प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट, प्रियम्बल, प्रियम्बल के बारे में कहा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अभिन्न अंग।
अभिन्न अंग बोला। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। अब जब अभिन्न अंग है तो उसमें अब परिवर्तन किया जा सकता है। यानी आज के डेट में फिर LIC ऑफ इंडिया 1995 उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो 368 के तहत जो पावर दिया गया है अमेंड करने का, किसी भी भाग को आप अमेंड कर सकते हैं। तो आप सीधी सी बात है कि आप प्रस्तावना को भी अमेंड कर सकते हैं, यानी प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है। हो सकता है, कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड। इसी दो दो केस से ये जाहिर हुआ। पहले वाले केस में कहा कि नहीं हो सकता, दूसरे वाले केस में कहा कि हो सकता है। अभिन्न अंग है, 368 के तहत आप इसको अमेंड कर सकते हैं। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976। 42वां संशोधन 1976, एक ही बार अमेंड किया गया। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। ट्रायंगल है ये, सेक्युलर, पंथ निरपेक्षता, सोशलिस्ट, समाजवादी, एंड इंटेग्रिटी, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट से। बाई 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट से 3 शब्द जोड़े गए। एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। अमेंड हो सकता है। केशवानंद भारती केस में जो कहा कि इंटीग्रल पार्ट है तो अमेंड किया जा सकता है। तो 42वें संशोधन से ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रियम्बल के बारे में आप कहा जाता है कि प्रियम्बल के बारे में आप कह सकते हैं कि इट includes principles, it includes principles which are basic structure of the constitution, of the constitution। मूल संरचना, इसके अंतर्गत जो सिद्धांत जो दिए गए हैं वो मूल संरचना के आधार हैं। मूल संरचना सन्निहित है उसके तहत। प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड विद इन द प्रिंसिपल्स गिवन अंडर प्रियम्बल। ये भी आपको केशवानंद भारती केस और बाकी केसेस के थ्रू होता है। तो आज की डेट में केस बेसिक स्ट्रक्चर पे हम अभी बात नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर पे आपका एक क्लास हम लेंगे। आज की डेट में आप यही समझ लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, कोई भी इमारत बनाते हैं तो उसकी हम फाउंडेशन को बनाते हैं, उसमें हम कॉलम्स बनाते हैं, बीम्स बनाते हैं ताकि बिल्डिंग मजबूत रह सके। तो बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही है कि अगर आप उसको हटा दीजिए, उसको आप छेड़खानी कर दीजिए, उसको आप तोड़ मड़ोड़ कीजिए तो पूरी संरचना ही हिल जाएगी, पूरी संरचना ही ध्वस्त हो जाएगी, पूरी बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर फाउंडेशन को वीक कर दीजिए तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर ही वीक हो जाएगा। तो आपके प्रियम्बल में जो भी प्रिंसिपल या सिद्धांत है वो सब के सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। मूल संरचना के सिद्धांत उसमें निहित है, सन्निहित है। आपको बस प्रियम्बल में इतना ही जानना है। अब हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। इसको समराइज, जो हमने प्रस्तावना जो पढ़ा है उसको हम समरी कर लेते हैं कि इसमें हमने इसको आप 3 भाग में बांट के देख सकते हैं। पहला आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी को बताता है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इसमें आप सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल भी कह सकते हैं, सत्ता के स्रोत के बारे में बताता है। सत्ता का स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग, वी द पीपल। सत्ता का स्रोत कौन है इसके बारे में बताता है। दूसरा बताता है कि राज्य की प्रकृति कैसी होगी, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट।
यानी भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, उसके बारे में बताता है कि वो डेमोक्रेटिक होगा, सेक्युलर होगा, सोशलिस्ट होगा, सोवरेन और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट बताता है। और तीसरा आप कह सकते हैं कि सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स या गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है। तो हम समाज में जस्टिस लाएं, समाज में हम स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करें, जस्टिस को एंश्योर करें। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल्स या गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिद्धांत या उद्देश्य आप कह सकते हैं कि प्रियम्बल में है। अब इतना पढ़ने के बाद, इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम देखते हैं कि क्या यूपीएससी के प्रश्नों को हम कर पाने में सक्षम हैं, क्योंकि उसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने प्रियम्बल को पढ़ा, समझा और उससे जो आए हुए प्रश्न हैं उसको आप कर पा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये यूपीएससी 2020 का सवाल है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ 2020 का प्रश्न है कि with reference to the preamble of the Constitution of India, consider the following statements. The preamble is part of the Constitution but is not enforceable by any court. The preamble is part of the Constitution. केशवानंद भारती ने कहा कि हाँ ये तो अभिन्न अंग है, but not enforceable by any court. तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो preamble is नॉन जस्टिसिएबल, ये मैं आपको बताना भूल गया, is not नॉन जस्टिसिएबल, गैर न्यायोचित। यानी अगर इसके प्रावधानों को लागू कराने के लिए आप किसी न्यायालय का शरण नहीं ले सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार में आप जा सकते हैं न्यायालय में, इसको लेके आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन जस्टिसिएबल। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। यानी आपका या तो ए हो सकता है आंसर या सी हो सकता है, बी और डी तो नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। 50% प्रोबेबिलिटी है। अब आप या तो ए सही होगा या सी सही होगा। सेकंड ऑप्शन, द प्रियम्बल इंडिकेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना जो है मूल संरचना को इंडिकेट करता है, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। The word socialist and secular were added to the preamble by the 42nd Amendment 1976. समाजवादी और पंथ निरपेक्षता 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इसका हो गया सी। सी इसका आपका करेक्ट आंसर है कि ऑल थ्री आर राइट, ऑल थ्री आर राइट। यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा जो हम क्लास में भूल गए थे कि प्रियम्बल जो है नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, गैर न्यायोचित है। इसके लिए आप किसी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यूपीएससी 2017। The preamble, fundamental rights, the directive principle of state policy and fundamental duties. The preamble, preamble में आप जानते हैं कि संविधान निर्माताओं की मंशा को समझना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो हमें प्रियम्बल में जाना पड़ेगा। कभी भी किसी भी प्रावधान जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कोई कंफ्यूजन हो, इंटरप्रिटेशन में कोई समस्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल को हमें फिर से पढ़ने की जरूरत है। और यही वो सोर्स है जिसके आधार पे हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स हैं, उनके माइंड को हम रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका है प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 यूपीएससी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा उद्देश्य जो है प्रस्तावना में नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वो है। तो पहला आपका सही है। इकोनॉमिक लिबर्टी ये नहीं है।
लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मैंने बोला थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, तो थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता है। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। बाकी आपको सोचने समझने की, अभिव्यक्त करने की, कोई भी मान्यता मानने की, ये सब की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल्स एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लिबर्टी बिल्कुल है, लिबर्टी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी है, फ्रेटर्निटी भी है, यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। देखिए रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। 2012 में पूछा और 2017 में भी आप देखिए कि उसी तरह का सवाल था। तो आपका इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल्स एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1, 3 एंड 4 है, 2 जिसमें होगा वो आंसर आपका नहीं होगा। तो 1, 3 एंड 4 बी इसका आंसर है। 2009 preamble of the Constitution of India envisages the ideal of rule of law, welfare state, religious tolerance, democratic republic। प्रस्तावना के तहत कौन से आदर्श के बारे में प्रस्तावना में बात की गई है? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, नहीं ये बात नहीं है, वो तो आर्टिकल 14 की बात होती है। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी का राज्य, ये आपका डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 38 में। रिलीजियस टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर प्रिंसिपल, रिलीजियस टॉलरेंस की बात नहीं लिखता है, ये सेक्युलर होने की बात करता है कि राज्य सेक्युलर होगा, राज्य पंथ निरपेक्ष होगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो सीधा टर्म ही यूज कर लिया गया है हमारे प्रीएम्बल से, तो ये आपका आंसर है। तो हाँ, पांचों सवाल हमने डिस्कस कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, आप इसे देखें, अंत तक देखें और पांचों क्वेश्चंस को देख के समझें और फिर से दोबारा पढ़ें और बेहतर आपकी क्लैरिटी होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आए। आगे फिर से मैं अगले टॉपिक को लेके आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का तहे दिल से आभार। हमने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। आप लोगों की ये सब आप लोगों की ही सफलता है, आप लोगों की ही देन है। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।